हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या आप डायबिटीज की दवाई खा करके परेशान हो गए हैं। क्या आपको ये बोला गया है कि आपको डायबिटीज की जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम तक लेनी है। क्या आपको डायबिटीज के कारण और दूसरी बीमारियां हो रही हैं। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाने जा रही हूँ जिनका शुगर लेवल स्टार्टिंग में 407 था, जिसको उन्होंने 2 महीने में कंट्रोल करके 160 पर ला दिया विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या रेमेडीज फॉलो की जिससे कि उनका शुगर लेवल अंडर कंट्रोल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मनीषा ने बताया, मुझे फ्यू मंथ्स बैक टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई थी और उस समय जो मेरा ब्लड शुगर लेवल था वो 407 डायग्नोस हुआ था, विच इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ मोर देन 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। और मैंने कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया, कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से मैं इसको कंट्रोल कर पाया और विद इन 60 डेज विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन मैं इसको कंट्रोल किया। आफ्टर 60 डेज जब मैंने चेक कराया था तो 160 ब्लड शुगर लेवल मेरा आया था, जो कि एक नॉर्मल रेंज में आता है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या किया मैंने और कौन कौन से टिप्स को फॉलो किए जिससे ये पॉसिबल हुआ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पहले जो डायबिटीज़ ज़्यादातर टाइप 2 की डायबिटीज़ जो होती थी वो 40+ के लोगों में होती थी, जो कि अभी सिनेरियो चेंज हो गया। अभी देखा गया कि 30+ के लोगों में भी ये पाया जा रहा है। और मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी इससे अफेक्टेड हुए थे और मैं भी एट द एज ऑफ 34 ईयर मुझे भी ये डायबिटीज़ हो गई। और ये भी कहा जाता है कि किसी की फैमिली बैकग्राउंड है डायबिटीज़ की तो आगे चल के भी होने की संभावना रहती है, बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर या ग्रैंड फादर किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी मुझे हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी को ऐसा कुछ होता है, डायग्नोस होता है एट द अर्ली एज विद इन 40 ईयर्स, अगर आपको कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना है, कुछ रेमेडीज़ करनी है और ये कंट्रोल किया जा सकता है, बशर्ते आपको कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गई हैं तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप डाइट को फॉलो कर सकते हो और जो मैं टिप्स बता रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूँ, एक बहुत फेमस लाइन है, आइदर टेक फूड एज योर मेडिसिन और मेक मेडिसिन एज योर फूड। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं। आप फूड ऐसा लेना चाहते हैं जो मेडिसिन के काम करें, या फिर मेडिसिन को अपना फूड बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है और मुझे क्या सिम्टम्स आए कि मुझे चेक कराना पड़ गया। उसमें होता क्या था कि जब मैं ऑफिस जाता था या फिर मॉर्निंग में ऑफिस नहीं भी जाता था तो मुझे हेडेक और मुझे वीकनेस ही फील होती थी। और पहले तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। मैं सोचा कि कुछ हो सकता है, कुछ स्ट्रेस की वजह से या फिर ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे ये हो रहा है। इसके साथ साथ मुझे बार बार प्यास भी लगती थी, मुझे बार बार पानी पीना पड़ता था और बार बार यूरिनेशन भी होता था। रात में उठ के कई बार जाना पड़ता था मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आती हो क्या रहा है। मुझे लगा कि गर्मी की वजह से हो सकता है मैं पानी पी रहा हूँ। पानी पीना तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि एक डॉक्टर है, उनको बताया अपनी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम ब्लड शुगर का टेस्ट कराओ। फिर मैं अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया तो उसमें 407 डायग्नोस हुआ था। तो फिर मैंने फ्रेंड ने सजेस्ट किया, जो कि एक डॉक्टर है, कि तुम एक इमीडिएटली फिजिशियन को मिलो और जैसा वो सजेस्ट करते हैं वैसा तुम फॉलो करो। फिजिशियन को मिलने गया, उन्होंने ढेर सारी मेडिसिन लिख दी। उसमें से ये भी बोला कि आपको शुगर की मेडिसिन 2 टैबलेट्स मॉर्निंग 2 टैबलेट्स इवनिंग खानी पड़ेंगी और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव तो बताइए कि हमको ये मेडिसिन ना खानी पड़े, क्योंकि देयर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन आल्सो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आई गॉट वरीड। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि मुझे शुगर हो भी सकती है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में काफ़ी एथलेटिक रहा था और मेरा बॉडी वेट भी कुछ ओवर वेट नहीं था, अंडर कंट्रोल सब कुछ है। लेकिन मेरी कुछ डेली रूटीन थी जो गड़बड़ थी। मैं देर तक सोता था और कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह ज़्यादा नहीं करता था। वेट नॉर्मल होने की वजह से मुझे लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे हुआ और मैंने ठान लिया कि मैं इसको ख़त्म करूँगा। एक कहावत है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप
कोशिश करेंगे तो जिस चीज़ को करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। मैंने भी मन में ठान लिया कि हाँ, इसको बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के इसको सही करना है। और मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी अफेक्ट हुआ था, वो भी एट द एज ऑफ 32 ईयर्स ओनली। उन्होंने बिना किसी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के उसको कंट्रोल किया। आई टेक सम सजेशन फ्रॉम हिम एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल इट विदाउट हैविंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन। फिर मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ इसको कंट्रोल करने का, और मैंने सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो की। पहला, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाया मैं। दूसरा, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की। और तीसरा, कुछ रेमेडीज़ हैं जिनको मैंने ट्राई किया और उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। द फर्स्ट पॉइंट वाज आई ब्रॉट चेंजेस इन माई डेली रूटीन। आई गॉट अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले मैं क्या करता था, 6:30-7 बजे तक सोता रहता था, 7:30 बजे तक, कभी कभी 8 भी बज जाया करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दिया। 5 to 5:30 में ज़रूर जाया करता था। कम से कम 4 to 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता था मैं। देखिए, 4 से 6 किलोमीटर टहलना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है और इतना आसान भी नहीं होता। इसीलिए कभी भी अगर आप भी टहलने का मन बना रहे हैं, 4 to 6 किलोमीटर वॉक करने का अगर आपका मन बना रहे हैं, तो आप तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी होगी। आप फर्स्ट डे 1 किलोमीटर चलिए, 1.5 किलोमीटर, देन 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, देन 4 किलोमीटर। ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि मैं एक दिन में 6 किलोमीटर चल जाऊँ, जो कि पहले कभी नहीं किया हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा करना, और नेक्स्ट 2 डेज़ तक आपका पूरा बॉडी पेन होगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग 1 से 2 किलोमीटर से करनी है, फिर 2.5 किलोमीटर, देन 3, 4 एंड 5 किलोमीटर, देन आफ्टर 6 किलोमीटर। देखिए कि अगर किसी को डायबिटीज़ होता है, अगर वॉक नहीं करता है तो उसके बॉडी में पेन रहता है। अगर मॉर्निंग में उठता है तो भी उसको चलने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको चलना ज़रूर है, चाहे जैसा भी हो। और मॉर्निंग वॉक से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। कहते हैं वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और ऐसा है, और ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ लोग कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, बट मैं तो बोलता हूँ हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो चाहे दुनिया भर की हर चीज़ आपको दे दी जाए, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू स्टे हेल्दी। आफ्टर मॉर्निंग वॉक में जब आता था लौट के, तो योगा करता था। योगा में क्या, सिर्फ 3 से 4 आसन मैं करता था योगा में। एक तो मंडूकासन, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा कपालभाति, और एक पश्चिमोत्तानासन होता है जिसमें नी को फोरहेड से टच कराते हैं। लेकिन आप 2 आसन, मंडूकासन और अनुलोम विलोम, ये तो करिए ही करिए। और मैं तो कपालभाति बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि जब मैं कपालभाति करता था मेरे चेस्ट में पेन होने लगता था। इसलिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अंदर से फीलिंग हो रही है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अनुलोम विलोम और मंडूकासन से भी काम चला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर जॉगिंग करते हैं तो मच बेटर है। अगर वॉकिंग करते हैं तो फास्ट वॉकिंग करनी है। आपको चलना है तो तेज़ चलना है, ताकि आपको स्वेटिंग हो जाए। अगर स्वेटिंग नहीं आता है तो चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू डू फास्ट वॉकिंग एटलीस्ट 40 to 60 मिनट्स। आपको 40 से 60 मिनट तक वॉकिंग करनी है, तभी तो आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो भी वॉकिंग फास्ट वॉकिंग करनी है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं तो इवनिंग वॉक भी कर लीजिए। मेरे पास तो इवनिंग वॉक करने का टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक ही कर पाता था। ये तो सारी चीज़ें होगी जो डेली लाइफ स्टाइल है, उसको कैसे चेंज करना है, कैसे उठना है, कैसे एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। और तीसरी चीज़ आपको ये भी करनी है कि आपको, जैसे ऑफिस में आपका वर्क कल्चर है सिर्फ बैठ के करने वाला, तो उसमें भी आपको क्या हाफ एन आवर 1.5 आवर में उठ के, या फिर आधे घंटे में उठ के आपको एक वॉक लेना चाहिए। मैं भी करता था ये, कि अपने केबिन से उठ के बाहर जाए, आधे घंटे में थोड़ा टहल के आ गए, फिर वापस बैठ गए। इससे क्या होता है बॉडी हमारी एक्टिव रहती है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या फॉलो किया, स्ट्रिक्ट डाइट। स्ट्रिक्ट डाइट में आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है क्या मुझे नहीं खाना है और क्या खाना है। खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नहीं खाना, वो याद रखना है। मैं तो अपने खाने में आलू खाना बंद कर दिया, जो कि मेरी एक फेवरेट सब्ज़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज़, आपको राइस नहीं खाना है। मैं तो राइस पहले भी नहीं खाता था, बाद में भी खाना बंद कर दिया। हाँ, अगर आपका बहुत मन करता है, राइस के बिना आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप चावल ऐसा बनाएं कि उसका पानी निकाल के फिर खाली चावल खाएं। मीन्स जब कभी भी आप चावल बनाएं तो भगोने में बनाएं, थोड़ा पानी एक्सेस रखें, फिर चावल बनने के बाद जो पानी बचता है उसको गिरा दें, फिर सिर्फ चावल खाएं आप। उससे कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें तो ऐसा चावल खा सकते हैं। आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी। मैंने भी चाय कॉफ़ी छोड़ दिया।
हाँ, अगर बहुत चाय पीने का मन कर रहा है तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल सकते हैं। हालांकि मैंने कभी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं किया। जैसा कि मैं अपने रूटीन के बारे में बता रहा था कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट के आके फिर योगा करता था। योगा करने के बाद मैं नीम की पत्ती खाता था। नीम की पत्ती 5 से 7 नीम की पत्ती खाता था। नीम की पत्ती खाने से क्या होता है, हमारे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके जो गम्स होते हैं उनमें से ब्लीडिंग हुआ करती है। तो नीम की पत्ती खाने से ये होता है कि मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, हमारे गम्स हेल्दी रहती हैं। फिर उसके बाद से मेथी पानी, आपको क्या करना है, आधा चम्मच मेथी लेना है, रात में पानी में भिगो देना है, फिर वही मेथी मॉर्निंग में खा लेना है और पानी पी लेना है उसका। उसके बाद से 3 चीज़ों का जूस पीता था, खीरा, करेला, टमाटर, इन तीनों को मिक्सी में पीस लिया और जो भी जूस है उसका निकाल के फिर उसका जूस निकाल के फिर फ़िल्टर करके उसका पानी आपको पी लेना है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जिसमें से करेला जो होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है डायबिटीज़ के केस में, इसलिए आपको करेले को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। अगर आपको नहीं भी पसंद है फिर भी आपको खाना है। मुझे करेला बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं कभी भी पहले करेला नहीं खाता था। अब लेकिन अब ऐसा हुआ कि करेला मेरा फेवरेट हो गया है। इसलिए जो चीज़ें फेवरेट होती हैं, जैसे मेरा आलू फेवरेट था उनको छोड़ना पड़ा, और करेला मैं कभी नहीं खाता तो उसको मुझे खाना पड़ रहा। इसलिए होता क्या है, जो फेवरेट चीज़ें उनको छोड़ना पड़ता है, जो नहीं खाया होगा भी उसको खाना पड़ता है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। आफ्टर दैट मैं क्या करता था, जूस पीने के बाद से फिर एक अपोलो फार्मेसी का आता है करेला जामुन जूस, वो पीता था मैं। फिर एक पतंजलि की मधुनाशिनी टैबलेट आती है, वो 2 गोली खाता था। इतना सब करने के बाद 1 घंटे बाद फिर मैं चना स्प्राउटेड ग्राम्स लेता था, और 6 बादाम क्या करना है आपको रात में भिगो लेना, वो मॉर्निंग में खाना है चना खाने के बाद। फिर मैं ब्रेकफास्ट में करेले की सब्ज़ी और रोटी लेता था। मैं तो व्हीट फ्लोर भी खाना बंद कर दिया था, मैं सिर्फ ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों की ही रोटी खाता था एवरी टाइम। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर वही डिनर में भी खाता था। और सब्जी में मैं क्या खाता था, खाली करेला, इधर या तो करेला की सब्ज़ी, या तो कैबेज, या तो फिर लौकी, या तो फिर कॉलीफ्लावर, या पालक, या फिर मेथी, इन सब चीज़ों की सब्जियां खाता था। पालक या दूसरे साग में कभी नहीं खाता था पहले, लेकिन इन सबको भी मुझे डेली रूटीन में शामिल करना पड़ा और डेली डाइट में शामिल करना पड़ा, क्योंकि मुझे शुगर का कंट्रोल करना था। गाजर, खीरा और मूली का सैलड बना के खाता था। मैं सैलड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। पहले तो मीन्स मेरे डाइट में 1/3 पार्ट सैलड हुआ करते थे। एवरी डे 1 एप्पल, ये तो रही खाने के बाद। तीसरा पॉइंट है रेमेडीज़। मैंने एक काढ़ा बनाया था जो 4 पत्तियों के मिला के बनाया था, जामुन, अमरूद, शरीफा और गुड़हल की पत्तियाँ, इन 4 पत्तियों को मिला के मैंने एक काढ़ा प्रिपेयर किया था। उसमें क्या करना है कि आप इन चारों पेड़ों की पत्तियों को लेना है, उनको एक भगोने पानी में भर देना है, जितने में वो डूब जाए, फिर उनको तब तक बॉयल करना है जब तक वो पानी की क्वांटिटी है वो हाफ़ ना हो जाए। फिर इसको क्या करना, आपको स्टोर करके रख देना है, फ्रिज में चाहे तो रख सकते हैं। उसको 1 हफ्ते तक चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 हफ्ते तक पी सकते हैं। और उसमें से आधा गिलास या 1 गिलास जो भी आप पी सकते हैं, आप एवरी मॉर्निंग खाली पेट योगा करने के बाद पी लीजिए, और शाम को 6 बजे के आसपास पी लीजिए। और शाम को आपको जो मधुनाशिनी टैबलेट है वो भी लेनी है, मैं भी लिया करता था। शाम को भी आपको खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना है, मैं भी पीता था। और ये सब जो डाइट थी, स्ट्रिक्ट डाइट को मैंने फॉलो किया, और ये कुछ छोटी मोटी रेमेडीज़ हैं, इनको मैंने ट्राई किया और उसमें रिज़ल्ट आया, और उससे मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। मैं आपको बता दूं, ये रेमेडीज़ तभी काम करेंगी जब आप वॉकिंग करेंगे। अगर आप वॉकिंग नहीं करेंगे तो रेमेडीज़ चाहे जितना ट्राई करिए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको वॉकिंग ज़रूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इन 60 डेज़ में एक दिन भी वॉकिंग मिस नहीं की, और एक भी दिन कभी अपने डाइट से डेविएट नहीं हुआ। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इसके बाहर निकल पाएंगे, इससे उबर पाएंगे। और ये जो ऐसी बीमारी है जो लोगों को एक मीठे जहर की तरह मारती है, उससे आप बच पाएंगे। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।